हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का रसायन इकाई 9 हाइड्रोजन, जो कि एनसीईआरटी और सीजीबीएसई दोनों के लिए सेम है। यह इस अध्याय का पहला वीडियो है। इस अध्याय में इस तरह के टॉपिक हैं: आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन बनाने की विधियाँ, गुण, हाइड्राइड जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भारी जल, डाइहाइड्रोजन ईंधन के रूप में। तो आज की क्लास में हम इनमें से शुरू के ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण भी कवर करेंगे। तो आज के क्लास की रूपरेखा देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान की विवेचना करेंगे, डाइहाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ देखेंगे, डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। परिचय। हाइड्रोजन जो है, इसे हिंदी में उदजन कहा जाता है। यह एक तत्व है और आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है और सबसे हल्का तत्व है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि केवल इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं, कैपिटल H। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आप शब्दों में ध्यान देंगे, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, पूरे सौर मंडल में यह सबसे प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन से ही बना होता है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार यह सबसे सरल परमाणु भी है और प्रकृति में यह द्विअणु गैस के रूप में रहता है, अर्थात 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और यह गैसीय रूप में होता है। असंयुक्त हाइड्रोजन बड़ी अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। ऊपरी वायु में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। चूंकि यह हल्का होता है तो वायुमंडल में यह निचली सतह पर नहीं पाया जाएगा। सूर्य के परिमंडल में यह सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है और पृथ्वी पर यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे जल के रूप में। पेड़ पौधे, जंतु उत्तक, काष्ठ, अनाज, तेल, वसा, पेट्रोलियम, प्रत्येक जैविक पदार्थ में हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। अम्लों का यह अति आवश्यक घटक है। बिना हाइड्रोजन के अम्ल का निर्माण नहीं होता। क्षार और कार्बनिक यौगिकों में भी यह पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने क्या किया था, लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई तो एक गैस प्राप्त हुई जो अत्यंत ज्वलनशील थी, तो उन्होंने इसका नाम रखा था ज्वलनशील वायु। पर 1883 में लैवाशिये ने इसका नाम रखा हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाती थी। तो हाइड्रा का अर्थ होता है जल और जीन का मतलब होता है उत्पादक, तो हाइड्रोजन जैसे इसका नाम दिया गया। आवर्त सारणी में इसका स्थान बड़ा ही अनिश्चित है, इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। देखिए, इसमें एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। इसका संकेत H है, परमाणु संख्या 1 हो गई, द्रव्यमान 1.008 है, तो हम इसे राउंड फिगर में 1 लेते हैं कोई भी कैलकुलेशन में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे वर्ग 1 में रखा गया है, अर्थात इसे S ब्लॉक का सदस्य माना गया है। परंतु यह बहुत सारे मामलों में हैलोजन के साथ भी समानता दर्शाता है, तो इसे कई वैज्ञानिक वर्ग 17 में रखे जाने की सिफारिश भी करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वर्ग 1 यानी कि क्षार धातु के साथ इनकी क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है, अर्थात बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्षार धातु में भी और हाइड्रोजन में भी। दोनों ही विद्युत धनात्मक हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी धनायन का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और H+ बनाता है। इसी प्रकार सोडियम भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ऑक्सीकरण अवस्था, क्षार धातु सभी यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं और हाइड्रोजन भी अधिकांश यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो ये पूरे के पूरे गुण क्षार धातुओं के समान हैं। इसके अलावा दोनों की संयोजकता, अर्थात क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों की संयोजकता भी एक होती है। दोनों ही अधातु के साथ क्रिया करके और क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों ही अधातु के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है, ऐसे ही HCl बनता है। अपचायक प्रकृति होती है, जैसे क्षार धातुएं अच्छे अपचायक होते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी अपचायक होते हैं, अर्थात दोनों यौगिकों से ऑक्सीजन को हटाने का
कार्य करते हैं। परंतु बहुत सारे गुणों में हाइड्रोजन क्षार धातुओं से भिन्न भी होता है। तो ये भिन्नता क्या होती है ये भी देख लेते हैं। बाकी सभी तत्व जो हैं, सभी जो सदस्य हैं वर्ग एक के यानी कि क्षार धातुओं के, वो धातु हैं, लेकिन अकेला हाइड्रोजन ऐसा है जो अधातु है। इसी प्रकार हाइड्रोजन द्विपरमाणुविक है, जबकि क्षार धातुएं एक परमाणुविक होती हैं। हाइड्रोजन के यौगिक प्रायः सहसंयोजी होते हैं। अभी अभी आपको पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल दिया था HCl का, वो होता तो है सहसंयोजी यौगिक, परंतु ध्रुवीयता होने के कारण आयनिक गुण भी दर्शा देता है। तो ये हाइड्रोजन के जो यौगिक है वो प्रायः सहसंयोजी होते हैं, जबकि क्षार धातुओं के आयनिक होते हैं। हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी क्षार धातुओं से काफ़ी अधिक होती है, अर्थात यदि हम विद्युत धनात्मक लक्षण या क्रियाशीलता देखें तो क्षार धातुओं की तुलना में ये काफ़ी कम होता है। अब ये हैलोजन के साथ क्या क्या समानताएं दर्शाता है ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और उसके बाद वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है, अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है। अगर हम हाइड्रोजन में भी देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये हीलियम के समान, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये इस मामले में हैलोजन के समान होता है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक संयोजी ऋण आयन बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पिछले स्लाइड्स में हम देख रहे थे कि H+ आयन बना रहा था, परंतु वह हाइड्राइड आयन भी बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- भी बना सकता है, जो कि हैलोजन के समान है। हैलोजन का अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी हाइड्राइडों में -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। अगली समानता देख लेते हैं। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की संयोजकता एक होती है। दोनों ही धातु और अधातु से क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। और हाइड्रोजन भी हैलोजन के समान एक अधातु है, गैस है, द्विपरमाणुविक है। दोनों की आयनन एंथैल्पी भी जो है वो उच्च होती है। जैसे क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी काफ़ी कम होती थी, परंतु हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी उच्च है, जो कि हैलोजन के समान है। और एनोड पर जब हाइड्रोजन और हैलोजन के क्षार धातुओं से बने लवण का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही एनोड पर मुक्त होते हैं। लेकिन इतनी सारी समानताओं के बावजूद हाइड्रोजन हैलोजन से कुछ असमानताएं या भिन्नता भी दर्शाता है। यह आसानी से हैलाइड आयन बनाता है, जबकि हाइड्रोजन केवल और केवल क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ ही हाइड्राइड आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, बाकी समय वह हाइड्रोजन आयन ही बनाता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था केवल +1 और -1 हो सकती है, जबकि हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 से लेके -1 से लेके +7 तक होती है, अर्थात बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, परंतु फ्लोरीन अपवाद है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार देखें तो बहुत सारी समानताएं और असमानताएं वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों के साथ हाइड्रोजन शो करता है, दिखाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादित है और इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण इसे आवर्त सारणी में से अलग रखा गया है। इसी कारण आप आजकल की आवर्त सारणियों में हाइड्रोजन को अलग से ऊपर में, आवर्त सारणी के ऊपर में रखे हुए भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये तो हुई आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थान की विवेचना। अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन अर्थात H2 अणुभार होता है इसका 2.016 AMU। असंयुक्त हाइड्रोजन बहुत अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है। ये इसकी उपलब्धता हमने आपको शुरू में ही बताई थी और सेम टॉपिक यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सूर्य के परिमंडल में भी ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पृथ्वी पर यह संयुक्त अवस्था में मिलता है, जैसे जल, जंतु तक, पौधों में काष्ठ, अनाज, तेल, वसा, पेट्रोलियम, हर जैविक पदार्थ में ये उपस्थित रहता है, जबकि अम्ल और क्षार और कार्बनिक यौगिकों में भी यह पाया जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, जिसे ही हम डाईहाइड्रोजन कहते हैं। इनके मध्य एकल बंध होता है और यह सहसंयोजी यौगिक है। हाइड्रोजन के आमतौर पर 3 समस्थानिक माने जाते हैं। 3 समस्थानिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह स्थायी होते हैं और इन्हें आप पृथक कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी और समस्थानिक होते हैं
जो कि अत्यंत क्रियाशील और अति अस्थिर होते हैं। तो पहला समस्थानिक है प्रोटियम, जिसे 1H1 से दर्शाया जाता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 से दर्शाते हैं या डी के संकेत से भी दर्शाया जाता है। और तीसरा है ट्राइट्रियम, जिसे टी या 1H3 से दर्शाया जाता है। इन सब में प्रोटॉनों की संख्या तो एक है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती गई है। प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1, जबकि ड्यूटेरियम, जिसे हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं, परमाणु संख्या 1 परंतु द्रव्यमान 2 होता है। और ड्यूटेरियम की खोज यूरे ब्रिकवेट और मर्फी ने 1931 में की थी। ड्यूटेरियम का उपयोग कार्बन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि अर्थात कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी क्रियाविधि को समझने के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं में बम्बार्डमेंट के लिए किया जाता है। ट्राइट्रियम जो है वो एक दुर्लभ समस्थानिक है। ये काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और ये एक बीटा उत्सर्जक है, अर्थात यह रेडियो एक्टिव होता है और इसमें से लगातार बीटा कण निकलते रहता है। इसकी भी परमाणु संख्या 1 है परंतु द्रव्यमान 3 है और अर्धायुकाल 12.4 वर्ष या 12.33 वर्ष, कई बुक में आपको ये 12.33 वर्ष भी मिलेगा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम में देखिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़कर 2 हो गई, प्रोटॉन अभी भी 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 ही है। तो ये 3 समस्थानिक हुए। डाईहाइड्रोजन बनाने की विधि, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए हम दानेदार जिंक और तनु HCl अम्ल की क्रिया कराते हैं। यहाँ पर आप तनु HCl की बजाय सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रिया वास्तव में हाइड्रोजन आयन और जिंक के मध्य होने वाली है और इससे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए जिंक प्लस H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन, तो यह जिंक को जिंक आयन में बदल देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक धातु और जलीय क्षार की भी आपस में क्रिया करा के हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है और यहाँ पर आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला विधि का चित्र है जिसमें जिंक और H2SO4 की आपस में क्रिया करा के हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है। तो यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है, नीचे दानेदार जिंक लेते हैं और धीरे धीरे दोनों की क्रिया कराते हैं और बनी हुई गैस को जल द्वारा एक द्रोणिका में एक उल्टे परख नली में हाइड्रोजन गैस को एकत्रित कर लिया जाता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस जल में अघुलनशील है और काफ़ी हल्की होती है, तो ये परख नली के ऊपरी भाग में इकट्ठी हो जाती है। हाइड्रोजन बनाने की औद्योगिक विधि में अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करा के हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। एक और विधि होती है जिसे हम बॉश की विधि कहते हैं। कोल गैसीकरण अभिक्रिया में जल की वाष्प को प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इन दोनों को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को सिन गैस भी कहा जाता है। कार्बन प्लस वाटर यानी कि H2O जो कि गैस के रूप में है, दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है और सिन गैस प्राप्त की जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से भी, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल इनकी क्रिया कराकर भी हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। कभी कभी 2 अंक का या फिर रिक्त स्थान में ये पूछा जाता है कि वाटर गैस किन किन गैसों का मिश्रण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम वाटर गैस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाटर गैस में वाटर कहीं पे भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण ही वाटर गैस कहलाता है। और चूँकि इस मिश्रण का प्रयोग हम मेथेनॉल या और कई हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में करते हैं, तो इसीलिए इसे सिन गैस या संश्लेषण गैस भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये रिएक्शंस और ये वाटर गैस, सिन गैस, संश्लेषण गैस, ये सारे की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। कोल से सिन गैस के उत्पादन करने की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर से निकलता है कि कोल गैसीकरण किसे कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि कोल से सिन गैस का उत्पादन कोल गैसीकरण कहलाता है। सिन गैस की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया करने पर डाईहाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि हम डाईहाइड्रोजन का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल
का मिश्रण लिया गया है और आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक लिया गया है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि आप अभिक्रिया के क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार हटाते रहें तो भी हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बढ़ जाएगा। यह भाप अंगार श्रिति अभिक्रिया कहलाती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। मेरा सजेशन है कि आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर और ये जो पिछली वाली स्लाइड है इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, और भी शुरू के टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। डाइहाइड्रोजन के भौतिक गुण देख लेते हैं। यह वायु से हल्की होती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, जल में अल्प विलेय है, काफ़ी ज्वलनशील परंतु कम क्रियाशील गैस है। इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होता है और क्रांतिक ताप भी अत्यंत कम होता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक द्रव के रूप में किया जाता है, अर्थात ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगले वीडियो में हम डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के अनुप्रयोग, हाइड्राइड और उनके प्रकार, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजी और धात्विक हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।